हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जेम्स स्टार जीएस गुरु पर। और आज ये हमारा बायोलॉजी का सेकंड पार्ट होने जा रहा है। कल हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था कि बायोलॉजी में कि बायोलॉजी की डेफिनेशन किसने दी थी, उसका नामकरण किसने रखा था, उसकी आधारभूत इकाई क्या है। तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को उसकी आधारभूत इकाई जाति होती है। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक उसके 70S टाइप के जो राइबोसोम्स होते हैं, TS टाइप के जो राइबोसोम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और हम लोगों ने किसी चीज़ का जैसे हम लोग पालन कर रहे हैं, जैसे मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, सेब का अध्ययन अगर कर रहे हैं बहुत, उसको क्या कहते हैं, फलों का अध्ययन कर रहे हैं क्या कहते हैं। और मछलियों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं। मैंने ये कल सारी चीज़ें आप लोगों को पिछले पार्ट में करवाई हुई थी। और अब लोग जितना भी मैं इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, जितनी भी स्लाइड में जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग इसको अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, बस बढ़िया से याद होना चाहिए आप लोगों को। तो आइए अपना आज का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का? आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए की संरचना। कल मैंने आप लोगों को डीएनए और आरएनए का बढ़िया से कंपैरिजन किया था, तो कंपैरिजन तो कल हो गया था। आज मुझे उसका क्या बताना है कि डीएनए की संरचना कैसे होती है, उसके कार्य क्या होते हैं। तो डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन तो मैंने कल पिछले पार्ट में किया हुआ था। अब आज देखिए क्या है एक्चुअल में इसका संरचना। तो डीएनए की संरचना एवं कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। तो डीएनए की संरचना होती कैसे है और उसके कार्य क्या होते हैं। तो उसकी संरचना को अगर हम लोग देखते हैं तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में होता है। और इसका निर्माण किससे होता है? फास्फेट से होता है, शर्करा से होता है और क्षार से मिलकर ये बने होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये नाइट्रोजनस क्षार कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। थर्ड आता है हाइड्रोजन आवंधन में कैसा होता है। तो इसमें क्या होता है? एडेनिन सदैव थायमिन से और गुआनिन सदैव साइटोसिन से जुड़ता है। एडेनिन सदैव थायमिन से और डबल बॉन्ड, और गुआनिन सदैव साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज़ यहाँ पे, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। और अगर इसकी बात करें कि इसका हेलिक्स मॉडल कैसे होता है, ये इसमें डबल हेलिक्स मॉडल होता है, हेलिक्स मॉडल। और 1953 में J.D. वाटसन और एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी, जिसके लिए 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। किस लिए दिया गया? क्योंकि उन्होंने द्विकुंडलित संरचना दी थी। और कब दी थी? 1953 में। किसने दी थी? J.D. वाटसन एवं क्रिक ने। और बात करें इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है? ये सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है और प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है इसका, अगर हम एग्जाम के व्यू से अगर हम देखते हैं तो इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। और रिवीजन के तौर पे है, जैसे कि डीएनए का मुख्य कार्य केंद्रक में पाया जाता है। ए और टी के बीच डबल, जबकि जी और सी के बीच त्रिबल, जो मैंने अभी आपको बताया था।
हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। और जीन डीएनए की ही इकाई होती है। जो हमारी जो जीन होती है वो डीएनए की ही इकाई होती है। और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो वो किया था हरगोविंद खुराना जी ने किया था। नेक्स्ट आता है हमारा आरएनए के कार्य, आरएनए के प्रकार, डीएनए वर्सेस आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड डिफरेंसेस। तो बात करें इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, अनुलेखन। तो इसमें क्या दिया गया है कि डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया का अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से जब आरएनए जब बनता है ना, तो जो ये प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। और आरएनए ये क्या होता है? यह राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। बात करें टीआरएनए क्या होता है? तो यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाते हैं। टीआरएनए क्या करते हैं? तो ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम में लाते हैं। और एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए होता है यह केंद्रक से आदेश ले करके क्या करता है? अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। बात करेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए, उनमें कंपैरिजन क्या है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उसको हम देखते हैं। जैसे कि ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा थायमिन होता है। डीएनए क्या होता है? ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है और थायमिन होता है। मुख्य रूप से कहाँ होता है? ये केवल केंद्रक में। और ये क्या होता है? ये राइबोस शर्करा यूरेसिल होता है। क्या होता है ये राइबोस शर्करा और यूरेसिल होता है। और केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य ये दोनों में होता है। वो केवल केंद्रक में, ये कोशिका द्रव्य दोनों में होता है। और इसमें भी देखिए हमने सारे स्लाइड्स के लास्ट में एक रिवीजन बॉक्स लगाया हुआ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगी एग्जाम के लिए। और रिवीजन टाइम पे भी वो काफ़ी इजी रहेगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे दिखाएगा बराबर। तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को अनुवादन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। ये देखिए, ये अमीनो अम्ल और ये आरएनए और ये मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। नेक्स्ट हमारा पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डिफरेंस दोनों में। और कोशिका भित्ति पादप कोशिका में या उपस्थित होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती है। लवक को अगर देखते हैं तो ये पादपों में लवक जैसे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जबकि जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। तारकाय जिसको हम कहते हैं क्या? सेंट्रोसोम। तो ये क्या होता है? जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में नहीं होता है। फिर देखते हैं रिक्तिका वैक्यूल्स। तो ये क्या होता है? ये पादप कोशिका में बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी होती है। बात करते हैं इसका आकार कैसा होता है। तो इसका आकार पादप कोशिका में आयताकार और जंतु कोशिका में वृत्ताकार होता है। फिर बात देखिए हमारा एग्जाम ट्रिक्स। तो सेल वॉल और प्लास्टिड्स जो होते हैं ना, ये केवल पौधों की पहचान है जो उन्हें कठोरता और रंग देते हैं। सेल वॉल और प्लास्टिड्स ये किसकी पहचान है? केवल पौधों की। और रिवीजन बॉक्स में क्या दिया गया है? सेंट्रोसोम जो हमारा जो तारक काय होता है, ये जंतु कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्लांट सेल्स का आकार फिक्स्ड आयताकार होता है सेल वॉल की उपस्थिति के कारण। इसका जो आयताकार जो होता है, ये इसका आकार किसकी वजह से होता है? ये सेल वॉल की उपस्थिति के कारण होता है। ये आप लोग देख सकते हैं।
ये कोशिका भित्ति है, तारक का है, ये बड़ी रिक्ति का। नेक्स्ट हमारा आता है कोशिका का विभाजन एवं समसूत्री। इसमें क्या दिया गया है कि कोशिका की सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो ये बिरचाओं ने देखा था। कब देखा था? 1855 में देखा था। असूत्री विभाजन, तो ये क्या होता है? ये अविकसित कोशिकाओं, अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल और प्रोटोजोआ में होता है। असूत्री विभाजन क्या होता है कि ये अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल और प्रोटोजोआ में होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है? ये कायिक कोशिका में होता है, कायिक कोशिका में होता है। और इसे वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा था। किसे देखा था इसने? इसे वाल्थर फ्लेमिंग ने। कब देखा था? 1879 में देखा था। इससे एक जनन कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। और इसके अगर हम समसूत्री की अवस्थाएं देखते हैं तो इसे 5 भागों में बांटते हैं। पहला होता है इंटरफेज, दूसरा होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और एग्जाम की ट्रिक्स अगर इसमें हम अप्लाई करें तो इसमें क्या बनता है कि समसूत्री विभाजन की एनाफेज जो होती है ये सबसे छोटी अवस्था होती है। एनाफेज सबसे छोटी अवस्था, और ये 2-3 मिनट में समाप्त हो जाती है। रिवीजन बॉक्स को अगर हम देखते हैं क्या हमारा तैयार है, तो इसमें रहता है कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो जनक कोशिका के बराबर होती है। और मनुष्य के शरीर की वृद्धि और घाव भरने में समसूत्री विभाजन ही होता है। जैसे मनुष्य के शरीर की अगर हम वृद्धि की बात करें, और जैसे कि उनको कभी चोट लग जाती है तो उस घाव को भरने में क्या होता है? इसमें समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन एवं प्रोफेज 1। तो क्या होता है इसकी खोज एवं प्रकार? खोज किसने करी थी? बीजमैन ने करी थी। कब करी थी? 1888 में। बीजमैन ने इसकी खोज करी थी और स्ट्रॉमबर्गर ने 1888 में इसका अध्ययन किया था। और फॉर्मर तथा मूरे ने 1905 में इसे अर्धसूत्री नाम दिया। यह जनन कोशिकाओं में होता है। और सेकंड पॉइंट है हमारा न्यूनकारी विभाजन। तो इसमें क्या है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और थर्ड है लिप्टोटीन। ये क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट की जो शुरुआत है इसी से होती है। और गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोनिमेटा जिसे कहा जाता है। जाइगोटीन, तो क्या होता है? ये समजात गुणसूत्र ये जोड़े बनाते हैं। इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल जो है विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं इसमें। 5वां है पैकेटीन। तो ये गुणसूत्र के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। पैकेटीन में क्या होता है? गुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। मात्र तथा पितृ क्रोमैटिड एक दूसरे से क्रॉस करते हैं इसमें। एग्जाम ट्रिक्स की अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है कि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर पूछा जाता है जो पैकेटीन अवस्था में ही होता है। ये चीज़ है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? वो पैकेटीन अवस्था में होता है। रिवीजन बॉक्स में अगर देखें तो अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, पूरा होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट और सेकंड। डाइकाइनेसिस क्या होता है? डाइकाइनेसिस अवस्था में
केंद्रिका लुप्त हो जाती है। केंद्रिका कब लुप्त होती है? जब डाइकाइनेसिस अवस्था होती है। जीवन का आधार आणविक से कोशिका स्तर तक। तो इसका स्टेप फर्स्ट कौन सा है? सूचना। वाटसन क्रिक मॉडल ये क्या बताता है? डीएनए आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है। वाटसन क्रिक मॉडल के अनुसार डीएनए आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करता है और आरएनए इसे डिकोड करता है, डिकोड करके प्रोटीन बना देता है। स्टेप 2 क्या है इसके? स्ट्रक्चर। तो ये प्रोटीन विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और पादप और जंतु कोशिकाएं जीवन का भौतिक आधार बनाती हैं। स्टेप 3 क्या है? ग्रोथ, वृद्धि। शरीर के विकास और घाव भरने के लिए कायिक कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं, जहां आनुवांशिक स्थिरता बनी रहती है। स्टेप 4 क्या है? इवैल्यूएशन, विविधता, वेरिएशन। तो जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और क्रॉसिंग ओवर से आनुवांशिक विविधता आती है, जो जैव विविधता का आधार होता है। बात करें इसके एग्जाम ट्रिक्स की, तो आनुवांशिक स्थिरता समसूत्री विभाजन से आती है, जबकि आनुवांशिक विविधता अर्धसूत्री विभाजन से। स्थिरता आती है समसूत्री से और विविधता आती है अर्धसूत्री से। और नेक्स्ट है हमारा, जैसे डीएनए होता है, ये फाइनल टेक अवे। डीएनए क्या होता है? ये आरएनए, और ये प्रोटीन का, और ये सेल। डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन टू सेल। ये एक शॉर्ट ट्रिक चलती है, आप लोग इसको याद करके पूरे इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन क्या है। तो इसमें है कि विभाजन का स्थान क्या होता है। तो समसूत्री विभाजन केवल कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। समय और जटिलता को अगर हम इसकी देखें तो समसूत्री में कम समय लगता है और अर्धसूत्री में अधिक जटिल है, और इसमें अधिक समय भी लगता है। संतति कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो समसूत्री में एक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती है, जबकि अर्धसूत्री में एक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। और आनुवांशिक विविधता को अगर हम देखते हैं तो समसूत्री में जनक जैसी कोशिकाएं बनती हैं और अर्धसूत्री में जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर से विविधता आती है। गुणसूत्रों की अगर हम संख्या देखते हैं तो समसूत्री में संख्या समान रहती है, जबकि अर्धसूत्री में संख्या आधी रह जाती है। एग्जाम पॉइंट्स अगर हम इसका देखते हैं तो डिप्लोटिन, ये क्या होता है? तो समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं और चियास्माटा काय एजमाटा इसको कहते हैं, सॉरी इसको काय एजमाटा कहते हैं। तो डिप्लोटिन में क्या होता है? समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं और काय एजमाटा बनता है। क्रॉसिंग ओवर, तो ये क्या होता है? ये हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। डाइकाइनेसिस क्या होता है? ये केंद्रक के अलावा केंद्रिका लुप्त हो जाती हैं। रिवीजन बॉक्स अगर देखते हैं तो समसूत्री में क्या होता है? समान गुणसूत्र होते हैं, इसकी वृद्धि या मरम्मत होती है। और अर्धसूत्री अगर देखें तो ये इसमें आधे गुणसूत्र होते हैं। तो ये कब होता? ये प्रजनन और विविधतम। समसूत्री कब होता है? ये वृद्धि और मरम्मत, और अर्धसूत्री से प्रजनन और विविधता। ये चीज़ यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा कि समसूत्री समान गुणसूत्र, वृद्धि या मरम्मत,
और अर्धसूत्री आधे गुणसूत्र प्रजनन विविधता। अब हमारा टॉपिक आता है जैव विकास के प्रमाण क्या हैं। तो अगर हम इसके प्रमाण के देखते हैं तो समजात अंगों पे आ जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये चमगादड़ का पंख है और ये मनुष्य का हाथ है। अब देखिए इन सब में कितनी ज़्यादा समानता है, लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनकी संरचना तो समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। देखिए आप लोग पूरा सब कुछ ऐसे ऐसे अंग जो उत्पत्ति और मूल रचना में समान है परंतु कार्य भिन्न है। उदाहरण जैसे मनुष्य का हाथ, चमगादड़ के पंख और व्हेल के पल्ले पर। समरूप अंग देखते हैं तो ऐसे अंग जो समान कार्य करते हैं परंतु मूल रचना भिन्न होती है। जैसे उदाहरण तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख। अवशेषी अंग तो पूर्वजों में विकसित अंग जो वातावरणीय बदलावों के कारण निष्क्रिय हो गए हैं, जैसे कर्णपल्लोपेशियां, अपेंडिक्स, वो क्या होते हैं, ये अवशेषी अंग होते हैं। जीवाश्म विज्ञान तो जीवाश्म विज्ञान क्या होता है, विलुप्त हो चुके प्राचीन जीवों या पादपों के चट्टानों में मिलने वाले अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। और एग्जाम पॉइंट्स अगर देखें तो मनुष्यों में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है और जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास। नेक्स्ट आता है लैमार्कवाद, जो कि 1809 में प्रस्तुत हुआ था और मुख्य सिद्धांत इसका क्या था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ऐसे लक्षण जो हमें वंश के हिसाब से मिलते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जिराफ की गर्दन। इसके लिए माना जाता है कि पहले वो लोग नीचे सिर करके खाते थे, गर्दन करके खाते थे, तो उनकी गर्दन छोटी थी। और जब बाद में वो लोग हरी पत्तियों को खाने के लिए जब अपने गर्दन को उठाने लगे तो वो गर्दन उनकी लंबी हो गई। तो बाद में ये चीज़ हमारी क्या होगी, आनुवांशिक हो गई, वो वंशों के अनुसार फिर आने लगी। तो लैमार्क के अनुसार जिस अंग का अधिक उपयोग होता है वह विकसित होता है, जिस अंग का अधिक उपयोग होता है वह विकसित होता है और उपयोग ना होने पर लुप्त हो जाता है। जैसे जिराफ की लंबी गर्दन। यही है डार्विनवाद। डार्विनवाद क्या कहते हैं, चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। जीवन संघर्ष तो डार्विन के अनुसार प्रचुर संतानोत्पत्ति के कारण जीवों में भोजन और आवास के लिए संघर्ष होता है। डार्विन के अनुसार क्या होता है कि जैसे कि ज़्यादा संतानोत्पत्ति हो जाएगी और संसाधन पूरा अगर उतना ही जितना था उतना ही रहेगा, संसाधन की लिमिट है और संतानोत्पत्ति बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा कि जीवों में भोजन और आवास के लिए संघर्ष होने लगेगा। नॉर्मल सी बात है, हर कोई चाहेगा कि हाँ मैं अच्छी लाइफ जीऊँ, कोई दूसरा भी चाहेगा कि हाँ हम भी अच्छी लाइफ जिए। तो इस वजह से क्या हो जाता है, संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए ज़्यादा वहाँ पे भीड़ लग जाती है। और नव डार्विनवाद क्या कहते हैं कि नई प्रजाति के निर्माण में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन और प्राकृतिक वरण दोनों का सम्मिलित प्रभाव होता है। एग्जाम पॉइंट्स अगर हम देखते हैं तो लैमार्क क्या कहते हैं, ये अंगों का उपयोग अनुपयोग से रिलेटेड चीज़ें बातें बताते हैं। और डार्विन क्या है, ये प्राकृतिक चरण नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे तो बताते हैं। पीवाक्यू फायर्स अगर देखते हैं तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया, मीन्स
वंश के अनुसार हमारे लक्षण बदलते जाते हैं। जैसे कि वंश के अनुसार हमारे लक्षण आ जाएंगे, पुराने वही लक्षण जो हमारे आज हमारी इस पीढ़ी में वंश के मतलब इनके अकॉर्डिंग वो लक्षण हमारे अगली पीढ़ी में भी जाएंगे। ये चीज़ तो किसने दिया था? लैमार्क ने। ये चीज़ इन्होंने बढ़िया से एकदम दिखाई हुई है, देखिए योग्यता में उत्तरजीविता, और ये एकदम लेटेस्ट क्या है ये इसमें? प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। आनुवंशिकी और उत्परिवर्तन। तो आनुवंशिक और उत्परिवर्तन क्या होता है? तो उत्परिवर्तन क्या होता है? जीव जातियों में अचानक होने वाले परिवर्तन, वो क्या होते हैं? उत्परिवर्तन। जीव जातियों में अचानक होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं? उत्परिवर्तन होते हैं। और सिद्धांत ये किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीस ने। और आनुवांशिकी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाना, वो क्या होता है? आनुवांशिकी होता है। जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 में 1822 से 1884 के बीच में ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म है 1822 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1884 में। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था। इन्होंने सर्वप्रथम अपना ये सिद्धांत किस बेस पे दिया था? मटर के पौधे का चुनाव करके दिया था, उसके बेस पे बताया था। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो शब्द का प्रयोग किया था विलियम बैटसन ने। कब किया था? 1905 में। और जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था विलियम जॉनसन ने। कब किया था? 1909 में। एक संकर क्रॉस, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो जब एक जोड़ी विपरीत जोड़ी जैसे लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो क्या होता है? संकर क्रॉस होता है। F1 पीढ़ी, तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त होते हैं। और F2 पीढ़ी, इसमें संकर लंबे। इस F1 में क्या होता है? 100 परागण कराने पर विशिष्ट अनुपात मिलता है। जैसे फिनोटाइप एग्जाम पॉइंट्स अगर देखते हैं तो फिनोटाइप 3:1, 3 लंबे 1 बौना। जीनोटाइप में क्या होता है? 1:2:1, 1TT 2T ये वाला और 1 ये वाला। इसमें 1:2:1 का अनुपात होता है। इसमें कितना होता है? 3:1 का होता है। बात करेंगे द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन होती है जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस कराया जाए तो क्या होता है? वो द्विसंकर क्रॉस होता है। और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मेंडल ने गोल पीले बीज और हरे जुर्रेदार बीज का क्रॉस करवाया था। परिणाम इसका क्या हुआ था? F2 पीढ़ी में 4 अलग अलग प्रकार के बाह्य रूप उत्पन्न होते हैं। और इसी के साथ अगर इसका हम लास्ट पॉइंट अगर देखते हैं एग्जाम पॉइंट के व्यू से, तो द्विसंकर फेनोटाइप अनुपात कितना होता है? 9:3:3:1 नियम का आधार भी है ये। और यह प्रयोग स्वतंत्र अभिहुवन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। तो क्या होता है? इसका फर्स्ट रूल चलता है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या होता है कि एक जोड़ा विपर्यासी गुणों वाले शुद्ध माता पिता में संकरण पर प्रथम पीढ़ी में केवल
प्रभावी गुण प्रकट होते हैं और अप्रभावी जो होते हैं छिप जाते हैं। सेकेंड इन्होंने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, जिसमें क्या होता है कि युग्मक बनते समय जीनों के जोड़े अलग हो जाते हैं और एक युग्मक में केवल एक कारक पहुंचता है। और इसमें क्या होता है कि युग्मकों की शुद्धता भी इसी से आती है, इसे युग्मों की शुद्धता भी कहते हैं। और थर्ड है स्वतंत्र अभिहुवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या होता है, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण होता है तो दोनों लक्षण पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, एक दूसरे को ये प्रभावी नहीं करते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब कि वो एक दूसरे को बिना प्रभावी किए। एग्जाम पॉइंट्स अगर इसका हम देखते हैं तो मेंडल के प्रथम दो नियम एक संकर क्रॉस पर और तीसरा नियम द्विसंकर क्रॉस पर था। नेक्स्ट सवाल आता है महत्वपूर्ण शब्दावलियां, जैसे फिनोटाइप क्या होता है। तो फिनोटाइप क्या होता है कि जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, जैसे रंग आकार, वो क्या होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप में क्या होता है, जीवधारी के लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, जैसे रंग और आकार, और यह जीव का बाह्य रूप होता है और पर्यावरण से प्रभावित हो सकता है। जीनोटाइप क्या होता है, ये जीवधारी का आनुवांशिक संगठन होता है जो दिखाई नहीं देता और यह कारकों जैसे जीन्स का बना होता है, जैसे टीटी टीटीटी। युग्मक विकल्पी एलेल्स क्या होता है, तो क्या होता है एक ही गुण के विभिन्न विपर्यासी रूपों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को प्रकट करने वाले जीन का जोड़ा, वो क्या होता है युग्म विकल्पी होता है। और एग्जाम पॉइंट्स अगर हम देखते हैं तो फिनोटाइप क्या होता है, वो बाहरी दिखावा होता है। जीनोटाइप क्या होता है, वो आंतरिक जीन संरचना होती है। रिवीजन बॉक्स पे अगर हम अपने आते हैं पिवा की बैठ चुकी है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। और इन्होंने प्रयोग अपना सबसे पहले किस पे किया था, तो मटर के पौधे पे किया था। म्यूटेशन थ्योरी अगर देखते हैं तो उत्परिवर्तन अगर देखते हैं तो ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा ये इसको प्रतिपादित किया गया था। मोनोहाइब्रिड रेशियोज क्या होते हैं, एक संकर, जिसको क्या कहते हैं फेनोटाइप का होता है 3:1, जीनोटाइप का होता है 1:2:1। डिहाइब्रिड रेशियो द्विसंकर क्या होता है, इसमें फिनोटाइप का बात करते हैं तो 9:3:1। युग्मकों की शुद्धता प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये क्या होता है मेंडल का द्वितीय नियम, पृथक्करण का नियम, इसी को कहते हैं। ट्रिक इसकी क्या आती है, जैसे जीन जॉन, तो इसका क्या बन जाएगा जीन बेट, BATA। जीन शब्द जॉनसन 1909 में, और जेनेटिक शब्द किससे, बैटसन, याद रखे कब, ये 1905 में। याद रखने का ये अचूक तरीका होता है। मीन्स जेनेटिक शब्दों को हम लोग याद कर सकते हैं बैटसन से, और जीन शब्दों को याद कर सकते हैं जॉनसन 1909 में और इसको 1905 में। ये दोनों शब्दों को रिलेट करके हम एक ट्रिक बना सकते हैं। मानव आनुवंशिकी एवं लिंग निर्धारण, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसमें क्या होता है, इसके गुणसूत्र को अगर हम देखते हैं क्रोमोसोम्स, तो 1888 में W. वेल्डेयर द्वारा नामकरण इसका किया गया था, और इसमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है जिसे जीनोम कहते हैं। और DNA की अगर आधुनिक विचारधारा अगर हम देखते हैं तो 1956 में S. वेंजर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इसके कार्य की इकाई क्या होती है, सिस्ट्रॉन होती है। उत्परिवर्तन की इकाई इसमें मीटॉन तथा पुनर्संयोजन की इकाई क्या होती है, रेकॉन। मानव गुणसूत्र की अगर बात करते हैं तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र 23 जोड़े, और इसमें 22 जोड़े समझात और 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होता है। लिंग धारा अगर देखते हैं तो पुरुष के शुक्राणु में 22+X या 22+Y, और मादा के अंडाणु में केवल 22+X गुणसूत्र होते हैं। लड़का या लड़की का होना किस पे निर्भर करता है, तो जब 22+Y
और शुक्राणु 22+X अंडाणु से मिलता है तो XY युग्मनज बनता है जिससे लड़का होता है। अतः लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर है। एग्जाम ट्रिक्स अगर हम इसकी देखते हैं तो DNA फिंगरप्रिंटिंग, इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है मुख्य रूप से शिशु का पैतृत्व पैटर्निटी स्थापित करने के लिए। टेस्ट ट्यूब बेबी परख नली शिशु के मामले में निषेचन फर्टिलाइजेशन जिसको होता है शरीर के बाहर परख नली के अंदर होना। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? तो डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम डीएनए संश्लेषण में सहायक। और रिवीजन बॉक्स में अगर हम देखते हैं क्या हमने किया है तो मनुष्य मानव में 46 यानी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए कार्यिका सिस्ट्रॉन कहलाती है। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। बच्चे के लिंग का निर्धारण पूर्णतः पिता के वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है या गुणसूत्र द्वारा होता है। पीआईक्यू बेस्ड अगर हम इसका फैक्ट देखते हैं तो परख नली शिशु में निषेचन कहाँ होता है? तो होता है शरीर के बाहर। और गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो वाल्डेयर ने किया था। नेक्स्ट हमारा पादप जगत का वर्गीकरण बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान ये क्या होता है? पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को इसका जनक कहा जाता है। और पादप वर्गीकरण, तो पादप वर्गीकरण को 1883 में एकलर ने वनस्पति जगत का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का आधार है। अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगैमेइन इसको क्या कहते हैं? इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होते। इन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। पहला क्या है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा। और पुष्पोद्भिद क्या होता है? इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज उपस्थित होते हैं और आवृत बीजे में इनको बांटा गया है। बात करें अगर हम इस स्लाइड के एग्जाम ट्रिक्स की तो क्रिप्टोगेमी मतलब नो फ्लावर नो सीड, पुरुष और बीज सर्वदा अनुपस्थित। और फैनेरोगेमी क्या होता है? फ्लावर एंड सीड प्रेजेंट, मीन्स पुष्प और बीज उपस्थित होते हैं। आवृत बीज के बीज हमेशा फल के अंदर बंद रहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होते हैं? तो थियोफ्रेस्टस। पादप वर्गीकरण किसने दिया? तो एकलर ने दिया 1883 में। पुष्पोद्भिद का बड़ा समूह थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहते हैं क्योंकि इसमें बीज फल के अंदर नहीं होते। पीवाक को बेस्ट अगर देते हैं तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री किस वर्ग के भाग हैं? तो ये आवृत बीजी के भाग हैं। एसएससी रेलवे एग्जाम के बेस्ट पे अगर देखते हैं तो शैवाल और कवक किस पादप वर्ग में आते हैं? तो थैलोफाइटा में आते हैं। अब बात करें थैलोफाइटा और शैवाल के बारे में। तो थैलोफाइटा क्या होता है? थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इनका शरीर सुकाय होता है अर्थात जड़, तना और पत्ती में विभक्त नहीं होता है। संवहन ऊतक क्या होता है? कि थैलोफाइटा समूह में जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहन ऊतक नहीं होते हैं। शैवालों की अगर बात करते हैं तो शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और ये पर्णहरित युक्त और स्वपोषी होते हैं। पर्णहरित युक्त और स्वपोषी। थैलोफाइटा क्या होता है? ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है और इनका शरीर सुकाय होता है अर्थात जड़, तना और पत्ती में विभक्त नहीं होता है। संवहन ऊतक क्या होता है? इसमें जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहन ऊतक इसमें नहीं पाया जाता है। शैवालों को अगर अध्ययन की बात करें तो उसको क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। और
और ये पढ़ युक्त तो 100% होते हैं। आर्थिक महत्व अगर हम इनका देखते हैं तो पोरफायरा भोजन, लेमिनेरियम आयोडीन और नॉस्टॉक खाद के रूप में। खाद के रूप में अत्यधिक उपयोगी होते हैं। एग्जाम ट्रिक्स को अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या दिया गया है कि अंतरिक्ष शैवाल, स्पेस एल्गी, तो क्या होता है, क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्षयान के केबिन की हौज में उगाकर यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और O2 ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है, क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवा प्राप्त होती है। मैन्योर खाद क्या होता है, नॉस्टॉक एवं एनाबिना शैवाल का उपयोग खाद के रूप में होता है। और पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन एवं ऑक्सीजन स्रोत, अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन ऑक्सीजन स्रोत क्लोरेला शैवाल से निर्भर। और व्यावहारिक आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया से। और यूपीएससी और यूपीपीएससी बेस्ड पे अगर हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं तो अंतरिक्ष यात्री भोजन और ऑक्सीजन के लिए किस शैवाल का उपयोग करते हैं, तो क्लोरेला। नीट पेट की अगर दृष्टि देखते हैं तो शैवाल और पोषण, शैवाल अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, तो पर्णहरित के कारण स्वपोषी तरीके से प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में।